तो बजिंग स्टॉक्स में उन स्टॉक्स की बात करेंगे जिनके रिजल्ट आए हैं, जिन पर खबरों का कुछ असर है, जिनमें आज हलचल देखी जा रही है, जो बज में है। तो इसमें पहला नाम रहेगा मारुति सुजुकी इंडिया का। दरअसल इसके रिजल्ट आए हैं, Q2 के रिजल्ट आए हैं, जिसमें नेट प्रॉफिट 7% ईयर ऑन ईयर बढ़ता हुआ यहाँ पर नजर आया है। इसके अलावा इसके रेवेन्यू में भी 13% की ईयर ऑन ईयर यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है। एबिटा 0.4% यहाँ पर बढ़ा है और मार्जिन इसके घटे हैं थोड़े से और घटकर 10.53% पर ये आगे हैं। सर, मारुति सुजुकी इसके ऑटो सेल्स के जो नंबर भी आए हैं उसमें सेल्स जो है इसकी वो करीब करीब 7% यहाँ पर उसमें तेज़ी भी देखने को मिली है। डोमेस्टिक सेल्स भी इसकी बढ़ी है और जो इसका एक्सपोर्ट्स है उसमें मामूली सी गिरावट देखने को मिली है। तो मारुति सुजुकी पर सर आपका क्या नज़रिया है? कोई अगर इसमें बाइंग करना चाहे या जिनके पास स्टॉक्स हैं वो आगे क्या स्ट्रेटेजी लेकर चल सकते हैं? एलॉन राइस की कैटेगरी में होना चाहिए। उसकी दो तीन वजह हैं। एक तो ऑटो सेक्टर में हमने बहुत बड़ी तेजी देखी है पिछले 3 महीनों में। और मारुति खुद जो है वो 12,000 के रेंज में चला करता था और ऊपर में 16,400 500 भी चला गया था और आज थोड़ा गिर के 15,600 के करीब चल रहा है। तो एक तो राइस बहुत ज्यादा हो चुका है, नंबर वन। नंबर सेकंड, जो पिछले जो अभी जो आंकड़े आए हैं, जैसा आपने बताया, टॉप लाइन में बहुत बड़ा जंप था, मगर बॉटम लाइन जो है उसमें प्रेशर था और एबिटा मार्जिन्स जो हैं वो कम हुए हैं एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। तो ये कोई बहुत अच्छा ओमन नहीं है स्टॉक के लिए। तीसरा, मुझे लगता है कि ये इस क्वार्टर में तो देखिए बहुत अच्छी गाड़ियों की सेल रहेगी और अक्टूबर के तो आंकड़े आ ही गए हैं, नवंबर दिसंबर के भी अच्छे रहेंगे, मगर गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है कि सेल्स थोड़ा प्लेटो होने के चांसेस रहेंगे, बिकॉज जो एक बहुत बड़ी जो पेंटअप डिमांड थी जीएसटी कट्स के बाद, वो धीरे धीरे करके एग्जॉस्ट होती जा रही है। और प्लस जो है, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कंपनी के बहुत ज्यादा एम्बिशियस कैपेक्स प्लान्स हैं। 70,000 करोड़ की जो है वो कैपेक्स जो है कंपनी प्लान कर रही है आने वाले कुछ सालों में अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। अ, अच्छा साइन है यूजुअली, मगर अभी चूंकि हमें प्लेटोइंग दिख रही है सेल्स में, तो मुझे लगता है कि अ, वो जो है वो कोई बहुत ज्यादा कंड्यूसिव फैक्टर नहीं है इन अ competitive इंडस्ट्री, जहाँ पे मार्जिन श्रिंक कर रहे हैं और डिमांड थोड़ी प्लेटो करने की चांसेस हैं। तो ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए मैं मारुति पे अभी मैं बाइंग की सलाह नहीं दूंगा। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में मारुति थोड़ा सा और नीचे भी आ सकता है 15,000 के रेंज में, बट मैं यहाँ पे बाइंग की सलाह नहीं दूंगा। ओके, तो अमित सर की बाइंग की सलाह यहाँ पर नहीं है मारुति पर। 15,000 के रेंज में भी ये शेयर आ सकता है। अगले बजिंग स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं और अगला बजिंग स्टॉक भी ऑटो सेक्टर से जुड़ा है, टीवीएस मोटर्स। इसके भी दरअसल सेल्स इसके नंबर्स आए हैं। अक्टूबर में जो सेल्स हैं, यूनिट्स की जो बिक्री है वो 11% की यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है और इसमें डोमेस्टिक मार्केट में इसकी 8% की यहाँ पर ग्रोथ रही है। और अगर ईवी की बात की जाए तो ईवी की जो सेल्स हैं उसमें 11% की ग्रोथ रिपोर्ट की गई हैं और एक्सपोर्ट में 21% की यहाँ पर ग्रोथ रही है। खासकर थ्री व्हीलर में इसकी 70% की सबसे ज़्यादा जो सेल्स हुई हैं वो थ्री व्हीलर्स में हुई हैं और 70% की ग्रोथ यहाँ पर रही है। तो सर, टीवीएस मोटर्स, इस पर आपका क्या व्यू है सर? टीवी मोटर पे भी मेरा व्यू पॉजिटिव नहीं है सिमरन। और उसकी वजह है स्टॉक की बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन। पी रेशियो कोई 60 का टीवीएस मोटर का चल रहा है और पीछे बहुत बड़ा राइज हुआ है पिछले 3 महीनों में बिकॉज ऑफ द जीएसटी एंड बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो है कंपनी अच्छा प्रोग्रेस कर रही है। मगर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स में भी अब बहुत ज़्यादा इंटेंस कंपटीशन हो गया एंड बजाज जो है वो पिछले मंथ नंबर वन पे रहा है। तो जिस तरीके से तेजी से जो है वो शेयर्स और रैंकिंग बदल रही है यहाँ पे, तो बहुत इंटेंस कंपटीशन है। तो मुझे लगता है ये वाला हाई पी रेशियो जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल होगा टीवीएस के लिए। तो मैं एनीथिंग विच इज एट क्लोज टू 3,500, मैं ये स्टॉक को खरीदने की सलाह जो है बिल्कुल नहीं दूंगा। ओके, तो टीवीएस मोटर्स को भी खरीदने की फ़िलहाल सर की रिकमेंडेशन नहीं है। अगला बजिंग स्टॉक है वोडाफोन आइडिया का। दरअसल वोडाफोन आइडिया पर एक
नया अपडेट आया है। अपडेट ये है कि अमेरिकी फर्म है टिलमैन ग्लोबल होल्डिंग्स, ये कंपनी के अंदर निवेश कर सकती है वोडाफोन आइडिया पर। इस वक्त भारी कर्ज है 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का, और अब खबर यह है कि टिलमैन ग्लोबल इसमें निवेश कर सकती है। 4 से 6 बिलियन डॉलर्स का ये इन्वेस्टमेंट हो सकता है, और कंपनी जो है वो मालिकाना हक भी वोडाफोन आइडिया में ले सकती है। हालांकि ये तभी इन्वेस्टमेंट हो पाएगी जब भारत सरकार वोडाफोन आइडिया की जो सभी देनदारियां हैं उन्हें निपटाने के लिए कोई अपना पक्ष रखती है, कोई पैकेज देती है, उसके बाद कंपनी ये फैसला लेगी। और अगर डील फाइनल हो जाती है तो जो टीजीएच है वो इसमें प्रमोटर बन जाएगी। जो मौजूदा प्रमोटर हैं आदित्य बिरला ग्रुप है, और जो यूके की वोडाफोन है उसका भी, उससे नियंत्रण ये ले लिया जाएगा। तो सर वोडाफोन आइडिया, हालांकि आपसे इसके बारे में बात हो गई है, आपने कहा था कि इसको खरीदने की सलाह नहीं है, लेकिन जिस तरीके से नया अपडेट आया है कि एक बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर अमेरिकी फर्म कर सकती है, ऐसी खबरें आ रही हैं। अगर ये इन्वेस्टमेंट हो जाता है तो सर कंपनी के लिए कितनी राहत है और स्टॉक्स पर क्या असर होगा सर? देखिए, मुझे जो है ये जो आपने जो बात बताई है टिलमन ग्लोबल की, मैं इसकी डिटेल्स से अभी जो है मैं वाकिफ नहीं हूँ। तो जब तक कि मैं इसकी पूरी डिटेल्स नहीं समझ लेता हूँ और हम लोग जो है नहीं समझ लेते हैं कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि पैसा आएगा, क्या किन टर्म्स पे पैसा आएगा, किन टर्म्स पे जो है वो एग्जिस्टिंग प्रोमोटर्स को जो है वो एग्जिट दिया जाएगा। क्योंकि अब आपको ये हमें सबको ध्यान में रखना चाहिए कि वोडाफोन आइडिया अब एक ऑलमोस्ट सेमी गवर्नमेंट कंपनी हो गई है, बिकॉज गवर्नमेंट की डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्टेक मिला के जो है इट इज समवेयर बिटवीन 40 and 50%। तो इक्विटी बहुत एक्सपैंड कर चुकी है। तो इसलिए ये देखते हुए मैं अभी यहाँ पे मैं बिल्कुल बुलिश नहीं हूँ, मगर हाँ टिलमन ग्लोबल वाला ये जो डेवलपमेंट है, जब तक हम इसको पूरा अच्छे से स्टडी नहीं कर लेते, प्रोबेबिलिटी, इम्प्लीकेशंस, एवरीथिंग, तब तक मैं यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा कोई नई सलाह नहीं दे पाऊंगा। फिलहाल मेरी सलाह वही रहेगी कि आप वोडाफोन एक बहुत ज़्यादा एक एक ऐसा स्टॉक है जहाँ पे पिछले बहुत सालों से बहुत स्ट्रगल हो रहा है और लॉसेस भी हैं, मार्केट शेयर्स कम होता जा रहा है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि नया प्लेयर आके जो है उसको बिल्कुल टर्न अराउंड कर देगा, इतना आसान नहीं रहेगा, बिकॉज भारती एंड रिलायंस जियो ये बहुत ज़्यादा फर्मली एंट्रेंच हो चुके हैं। तो ये देखते हुए मेरी सलाह अभी डिफर नहीं करेगी, मगर हाँ अगर ये मैं फर्दर इसको स्टडी कर पाने में सक्षम रहता हूँ तो मे बी हम अपना व्यू को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है सर, अगला बजिंग स्टॉक लेते हैं। अगला बजिंग स्टॉक है बैंक ऑफ बड़ौदा का। दरअसल इसके भी Q2 के रिजल्ट आए हैं। रिजल्ट कैसे हैं इस पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। इसका जो नेट प्रॉफिट है वो डाउन हुआ है 8% के आसपास, और NII इसका अप हुआ है 2.8%। जो ग्रोस NPA है वो 2.16% रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, और जो नेट NPA है वो 0.57% रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। सर बैंक ऑफ बड़ौदा बैंकिंग सेक्टर से है, तो इस पर आपका क्या नज़रिया है सर बैंक ऑफ बड़ौदा पर? आई थिंक PSU बैंक्स में काफ़ी एक बढ़त आ चुकी है बिकॉज ऑफ द न्यूज़ की वो कंसोलिडेशन होएगी और कुछ बैंक्स के मर्जर्स होंगे और कुछ बैंक्स के QIPs आएंगे, कुछ में गवर्नमेंट कुछ जो है वो प्लस PSU बैंक्स में FDI की लिमिट्स बढ़ाने की बात हो रही है। तो बहुत सारी चीज़ों की वजह से PSU बैंक्स में एक बहुत बड़ा इजाफा आ चुका है, रैली आ चुकी है। तो यहाँ पर तो मैं घुसने की सलाह नहीं दूंगा किसी भी PSU बैंक में, एक्सेप्ट फॉर SBI, क्योंकि SBI में कुछ अलग ड्राइवर्स हैं, सम ऑफ दी पार्ट्स वैल्यूएशंस हैं और प्लस रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने की उम्मीद है। बट अदरवाइज मैं बैंक ऑफ बड़ौदा पे और बाकी जो छोटे वाले जो PSU बैंक्स हैं सभी पे मैं सेल ऑन राइज की ही सलाह दूंगा। ओके, अगला बजिंग स्टॉक टीटागढ़ रेल। टीटागढ़ रेल पर सर आपका क्या नज़रिया है? इसको दरअसल MMRDA से 2,500 करोड़ रुपए के आसपास का ऑर्डर मिला है। जो मुंबई मेट्रो लाइन है उसके लिए ये ऑर्डर दिया गया है। तो सर टीटागढ़ रेल आपको क्या लगता है कितना पोटेंशियल है शेयर में आगे, ग्रोथ के लिहाज से, वैल्यूएशन के लिहाज से सर? आई थिंक एक ठीक ठाक पोटेंशियल है। ये स्टॉक 1800 के करीब चला करता था आज से कोई 1.5 साल पहले, और वहां से गिर के 900 आ गया है। पीछे में 700 के भी नीचे चले गया था। काफी कंसोलिडेशन कर लिया है। सो इट्स अ गुड कंपनी, अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं, अच्छे ऑर्डर्स मिल रहे हैं, अच्छे बैकलॉग्स हैं।
ये देखते हुए आई थिंक ये इस रेट पर जो है वो, या बाय ऑन डिप वाली जो है हम स्ट्रैटेजी रख सकते हैं टीटागढ़ पे।